गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने चौथी कविता जो है वो पढ़ी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र विधा का पाठ है, पाठ क्रमांक 5वां, खेती से आई तब्दीलियाँ। अभी तब्दीलियाँ का मतलब क्या है? परिवर्तन, बदलाव। हाँ, खेती से आई यानी कि खेती जो हम करते हैं उससे हमें जो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन हुआ है, समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसे कहते हैं तब्दीलियाँ। ओके, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी जो है इंदिरा गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है? सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसे हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और इसलिए उनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर, उसे हम बालक दिन के तौर पर मनाते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे वक्ता थे, लेखक थे, चिंतक थे और साथ में विचारक भी थे। उन्होंने हमारे आधुनिक भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका अदा की है। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, अपने बेटी जो है इंदिरा को पत्र लिखा है और खेती पुराने ज़माने में किस तरह से मनुष्य अपनी उपजीविका करता था, गुजर बसर करता था, जिंदगी बिताता था, उसके बारे में उन्होंने अपने बेटी को सचेत किया है, उचित जानकारी दी है और ये जानकारी उन्होंने पत्र के माध्यम से दी है। तो ये पाठ जो है वो पत्र विधा है। ओके, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने अपने बेटी को बताया है कि हमारे देश में खेती का विकास कैसे हो गया और विकास के साथ गांव और कस्बे जो है वो कैसे बने और कैसे एक बस्ती की निर्मित हो गई, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलो हम देखते हैं पाठ क्रमांक 5वां, खेती से आई तब्दीलियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गद्य संबंधी देखो, प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम व्यवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। अभी देखो, आदिम अवस्था यानी कि पुरानी अवस्था से आगे बढ़कर उन्होंने बताया है कि मानवीय सभ्यता, हमें पुराने ज़माने में सभ्यता नहीं थी, हम असभ्य वर्तन करते थे, लेकिन बदलाव हो गया, क्रमिक विकास हो गया। क्रमिक यानी कि हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, टप्प्याटप्प्यात। तुम्हें पता है कि हमारे मनुष्य की निर्मित कैसे हो गई? हम बोलते हैं कोई चिंपांजी ऐसा वन मानुष था और फिर हम लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में सीखा है, फिर उसका विकास होते गया और फिर हम मनुष्य की निर्मित हो गई है। तो ऐसे क्रमिक विकास के बाद हमारा जो वैचारिक सभ्यता बोलो या हमारी जो सभ्यता है वो बढ़ गई है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने अमीर और गरीब के पास उन्होंने बताया है कि अमीर कौन लोग होते हैं, गरीब कौन होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बचत प्रणाली को बताया है कि जीवन में बचत करना कितनी आवश्यक है। क्योंकि देखो, कभी भी कौन सी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आ सकती है, संकट आ सकता है, तो हमें बचत करना चाहिए। अगर मेरे पास 10 रुपये है तो मुझे सिर्फ 6 रुपये खर्च करने चाहिए और 4 रुपये बचत करके रखना चाहिए। 4 रुपये की बचत मुझे आगे काम आने वाली है। तो बचत का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। ओके, चलो हम देखते हैं अभी पाठ प्रिय बेटी इंदिरा। अभी देखो, तुम्हें पता है ये अनौपचारिक पत्र है, पिताजी ने अपने बेटी को लिखा है, इसके लिए वो वहाँ पे प्रिय बेटी इंदिरा आया है, वहाँ पे कॉमा दिया है। ओके, आगे देखो, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। अपने पिछले खत में यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी को बार बार पत्र लिखते हैं, अलग अलग तरीके की उन्हें जानकारी देते हैं और उन्हें उनका हल भी बता देते हैं, यानी कि वो समस्या सॉल्व कैसी करनी है ये भी बता देते हैं। ओके, बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था।
सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। निगरानी यानी कि देखभाल। अभी उन्होंने क्या कहा है कि बिल्कुल शुरू में, यानी शुरू में आदि मानव जो था वो क्या करता, शिकार पर अपनी जीविका करता था, जिंदगी बिताता था। जो भी वो जंगल में जाता, जो भी उसे कुछ मिला, शिकार मिला, उसे वो कच्चा ही चबा जाता था और अपने जीविका जो है, अपनी उपजीविका वो करता था। उसमें कोई काम बटे हुए नहीं थे, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, शिकार पे जाते थे और जो शिकार मिले उसे वो खाते थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। कभी कभी शिकार मिली तो उनका पेट भर जाता था, कभी कभी मुश्किल से उन्हें शिकार करने के बाद भी उन्हें हर दिन शिकार मिलती थी ऐसा भी नहीं था, तो उन्हें मुश्किल से अपना जीवन उदर निर्वाह करना पड़ता था। सबसे पहले मर्द और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हमने क्या किया है, 2 हिस्सों में काम को बांटा है। अभी मर्द यानी कि पुरुष क्या करता था, शिकार करता था और औरतें वो घर पर रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी। निगरानी करना मैंने पहले बताया कि देखभाल करना। ओके, देखो घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करना, ये काम किसका है, औरत का। यानी कि औरत को घर रहना है, घर संभालना है और बच्चों और पालतू जानवरों का पालन पोषण करना है। और मर्द क्या करेगा, घर से बाहर रहेगा, शिकार करके लेके आएगा। और इस तरीके से 2 हिस्सों में काम की विभागनी या 2 हिस्सों में काम बांट गया। ओके, आगे देखो, जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उसमें पक्के हो गए। अभी देखो इसमें क्या बताया है कि खेती करना शुरू किया। किसी ने शायद उसे बताया कि हमें खेती करनी चाहिए, तो खेती करने से उन्होंने नई नई बातें निकली है। अभी नई नई ये शब्द कौन सा है, शब्द युग्म है, युग्म शब्द है। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। अभी ये यहाँ पर भी काम की विभागनी हो गई। वो कैसी हुई देखो, कुछ लोग शिकार पर जाते, कुछ लोग खेती करते और हल चलाते। हाँ, प्लविंग ना, हल करना, हम जो आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो ना, नांगर चालवणे ना, नांगर शेत नांगरणे। ओके, तो हल जताते थे। अभी जैसे ही जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उसमें पक्के हो गए। पेशे का मतलब काम सीखे उन्होंने और वो पक्के हो गए। बराबर है, एक काम हम जब बार बार करते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है ना, हमें उसकी आदत हो जाती है, तो सरलता से वो काम हो जाता है, उसमें हम पक्के हो जाते हैं। ओके, तो वैसा ही हो गया कि हर एक व्यक्ति जो है उन्होंने ग्रुप कर दिए, शिकार के लिए इसे जाना है। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग हल चलाते थे। जो हल चलाते थे वो माहिर हो गए, क्योंकि वो फिर हल ही चलाने लगे। खेती करते थे वो खेती करने लगे, शिकार पर जाते थे वो शिकार में तरबेज हो गए। ओके, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में क्या हो गया है, पक्का हो गया है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब एक काम बार बार करते हैं तो हमें आदत हो जाती है। हमें लगता है ये आसानी से कैसे कर सकता है। आई थिंक तुम्हारे 4th स्टैंडर्ड में ये है ना, दिस इज़ मैटर ऑफ ओनली प्रैक्टिस, है ना, ऐसा एक लेसन था। क्योंकि मैंने शालोम को सिखाया था, मुझे अच्छे से पता है। 5th में या 3rd में था शायद वो, कि वो तेल की बोतल जो है वो नीचे रखकर ऊपर से तेल जो है उसे अच्छी तरह से बोतल में भरता है। और किसी ने पूछा ये आप कैसे कर सकते हो, तो उसने कहा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस का नतीजा है, मैंने प्रैक्टिस की है ना। और इसलिए ऐसा भी होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो ऐसा होता है कि जो काम हम बार बार करते हैं ना, वही काम क्या हो जाता है, हम उसमें पक्के हो जाते हैं। ओके, हाँ, दिस इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट प्रैक्टिस, ऐसा है वो। तो अभी देखो यहाँ पे आगे क्या कहा उन्होंने, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। अभी खेती का दूसरा महत्वपूर्ण फायदा कौन सा हुआ, नतीजा कौन सा हुआ, फल कौन सा हो गया है कि गांव और कस्बे बने। गांव से बड़ा जो होता है और शहर से छोटी बस्ती जो होती है उसे कस्बा कहते हैं। ओके, हमारा गांव जो है वो विकसित है, लेकिन सांगली सातारा जैसे अन्य गांव है जो आज भी कैसे है, हमारा गांव कस्बे में आता है।
क्योंकि यहाँ पे गांव होकर भी वसई गांव हम बोलते हैं ना, लेकिन वसई गांव होने के बावजूद भी उसमें क्या है, विकास हो गया है उसका। तो ये कस्बे में आ जाता है, ना शहर में आता है और ना पूरे गांव में आता है, वो कस्बे में आ जाता है। तो सांगली सातारा जैसे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे उन्नति नहीं हुई है। तो वहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया है कि खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा क्या हुआ, गांव और कस्बे की निर्मित हो गई। अभी वो कैसे हो गई देखो, लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद होने यानी कि बसना, वस्ती करना। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरों जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अभी देखो, शिकार करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, यानी कि वो इधर उधर भटकते थे। दूसरी बात ये थी कि एक जगह पर शिकार अगर नहीं मिलता तो उसे दूसरी जगह पर जाना जाता था ना, तो पूरा परिवार वहाँ पे जाता था। ओके, और देखो यहाँ पे ऐसा भी है कि उनके पास गाय, बकरियाँ और अन्य जानवर थे। अभी जानवरों की जो खुराक है वो कौन सी है, घास है, हरी घास है। हाँ, सूखी घास या हरी घास। तो एक जगह पर उसे चराने की जो चरागाह है, यानी कि जानवरों की चराने की जो जगह होती है, तो वहाँ पे अगर उन्होंने जो चारा है या जो भी उन्हें घास मिलता है उसे उन्होंने खा दिया, तो क्या दूसरे दिन फिर से उगेगा वहाँ पे? नहीं, वो जगह खाली हो जाएगी। फिर 1 महीने के बाद शायद वहाँ पे जो हरी घास उगने वाली है, तो वहाँ पे वो वेट नहीं कर सकते थे, रुक नहीं सकते थे, और इसलिए फिर उसे अपने गायों और बकरियों को घास देने के दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती थी, यानी कि उसे वो जगह छोड़नी पड़ती थी। तो अगर वो वहाँ से अलग हो गए, एक बस्ती दूसरी बस्ती, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो पूरे जाति को यहाँ वहाँ गुजरना पड़ता था, घूमना पड़ता था। ये तो शिकार के कारण, और दूसरे उनके साथ जो जानवर थे उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। तो इसके देखो क्या होता था, उनकी एक बस्ती एक जगह पर वो टिके नहीं रहते थे। ओके, जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे, उन्हें साल भर तक लगाकर खेती का काम लगा ही रहता था, और इस तरह गांव और शहर बन गए। अभी गांव और शहर की निर्मित कैसे उनके बारे में बताया है कि देखो उन्होंने फिर कौन सा ज्ञान आत्मसात किया कि हमें खेती करनी है। उनके पास ज़मीन थी, उन्होंने साफ़ सफाई की होगी ज़मीन की, और वहाँ पे बीज को बोया है। अभी बीज ऐसा तो नहीं होता है कि मैंने आज भी बो दिए और कल बहुत हरी भरी फसलें निर्माण हो गई, तैयार हो गई, ऐसा हो सकता है? नहीं, उनके लिए उचित समय होना चाहिए। यथायोग्य समय पर ही वो क्या करेंगे, फसल उगेगी और फिर हमें जो अनाज मिलेगा। तो उस समय तक हमें वहाँ पे रुकना ज़रूरी है। तो आदमी क्या करते थे, बीज को बोने के बाद, जोतने के बाद वहाँ पे रुक जाते थे। रुकने के बाद फिर तुम्हें पता है उसको काटना है और फिर उसके अनाज भंडार में अनाज भरना है, इसके लिए समय ज़्यादा था, और इतने समय तक वो वहाँ पर ही रुके रहते थे। तो वहाँ पे रुक कर वो क्या बन गई है, वहाँ पे बस्ती बन गई। ओके, देखो यहाँ पर देखो कि इधर उधर वो शिकार के लिए घूमते थे, या हरी जानवरों को हरी घास चाहिए इसके लिए घूमते थे, तो वैसा नहीं था। अभी क्या हो गया है कि वो एक ही जगह पर टिके हुए हैं, वहाँ पे उसे घास भी मिल रही है, खेती का उत्पन्न भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे एक ही जगह पर टिके रहने के कारण वहाँ पे गांव और शहरों का निर्माण हो गया। वो वहाँ पे छोड़कर जा नहीं सकते थे। आज भी बोल दिया तो हम दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, फिर से आएंगे, ऐसा वो कर नहीं सकते थे। वहाँ पर ही बसे रहे और उसी से ही उसकी निर्मित, यानी कि वहाँ पे टिके रहने के कारण ही क्या हो गया है, शहर और गांव बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। अभी देखो बराबर है ना कि हमने अगर देखो आम की एक गुठली को बोया,
तो क्या मुझे एक ही आम मिलेगा? नहीं, मुझे बहुत सारा आम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो बीज बोए थे उन्होंने बहुत सारा अनाज दिया, तो बहुत सारा अनाज वो एक साथ खा नहीं सकते थे, यानी कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास अनाज आने लगा। शिकार करते समय वो शिकार करते और जितना आवश्यक है उतना लेके वो आ जाते, क्योंकि शिकार ज़्यादा दिन तक रहती नहीं थी, टिकती नहीं थी। यहाँ पे अनाज को उन्होंने क्या किया है, अपने भंडार में भर के रखा है। अनाज ज़्यादा हो गया है और उसके कारण उन्हें वो शिकार से अच्छा ज़मीन में अनाज पैदा करना आसान लगा। हर एक के इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वो एकदम खा नहीं सकते, इसे वे सुरक्षित रखते थे। मैंने पहले ही बता दिया कि उसे वो क्या करते थे, अपने भंडार में उसे भर देते कि एक साथ वो खाना नामुमकिन था। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेना था। अभी देखो ऐसा ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि शिकार अगर उन्होंने की किसी मांस की, तो वो मांस का टुकड़ा जो है वो कितने दिन तक रहता, उसके बाद दूसरे दिन वो बदबू आ जाती। वहाँ पे फ्रिज तो नहीं थे, हाँ, तो कैसे वो टिक जाता। और इसलिए उन्होंने जितनी आवश्यक है उतना रह जाता, कम से कम 1-2 दिन वो शिकार जो है रह जाती थी, उसके बाद उसे बदबू आने लगती थी, तो पेट के लिए फिर से उसे भटकना पड़ता था। लेकिन खेती के कारण उसका उद्धार हो गया है। ओके, उनके पास बैंक न थे जहां वो अपने रुपए और दूसरी चीज़ें रख सकता। अभी देखो, तब पहले के ज़माने में बैंक भी नहीं थे, पैसों को कहाँ रखे। और कुछ आदमी ऐसे थे ना जो उचित कुल के थे, वो पैसों को एक ऐसा बोलते हैं ना कि मंदिर में एक गड्ढा बांधते थे, खोदते थे, और उस गड्ढे में भी वो पैसों को वहाँ पे रखते थे। ऐसा कहाँ जाता है मुझे अच्छे से पता नहीं है। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे इस एक फसल से ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। अभी देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि अनाज बोने से क्या होगा, अनाज जो है वो ज़्यादा उगता था और ज़्यादा वो एक साथ खा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अनाजों के भंडारे भर दिए। कभी कभी अभी अतिरिक्त अनाज जो है उन्होंने वो इकट्ठा करना शुरू किया। आज के ज़माने में हम क्या करते हैं कि जितने आवश्यक अनाज है उसे हम भर देते हैं और बाकी के हम बेचते हैं, बेचकर पैसे हमारे पास आ जाते हैं, फिर उन पैसों को हम बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, अतिरिक्त अनाज जो है वो जमा करते थे। उनके पास बहुत सारा अनाज हो गया है। अभी ये अनाज अतिरिक्त होने का कारण क्या है, उनकी मेहनत। वो बहुत ही मेहनती करते थे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब हम मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, अच्छा होता है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। हम पढ़ाई करके, अभी मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है, शुरू है, इसलिए तुम्हें बहुत आलस से आता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें हर समय जो टीचर सिखाती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज के तुम्हें लेसन्स को पढ़ना है, टीचर जो सिखाती है तुम्हें अच्छे से सुनना है। तुम सोचते हो कि अरे मुझे तो बहुत आलस से आ गए, जाने दो, आज हिंदी का ही लेक्चर है, जाने दो, मुझे पता है वो पकाने वाली है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हर एक लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है। ओके, देखो मैं यहाँ तक अभी रुक जाती हूँ। जितना पाठ हो गया है तुम्हें घर पर पढ़ना है, और उसके आधार पर मैंने 2 कृतियाँ दी है, तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में उसे लिखना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। देखो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। पहला, मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ, यानी कि खेती करने से कौन कौन से लाभ उसे हुए, फ़ायदे कौन से हुए हैं। देखो, कई काम जो है वो बढ़ गए हैं, मनुष्य ने नए पैसे सीखे हैं, हाँ, गांव और कस्बे बन गए हैं और लोग गांव और कस्बे में रहने लगे हैं। ओके ना। दूसरा देखो, अभी दूसरा मैंने कारण लिखो जो है उसे दिया नहीं, तुम्हें तीसरा जो है वो दूसरा करके लिखना है। काम का विभाजन इनमें हुआ, मर्द और औरत में। ओके, ये 2 कृतियाँ को तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से बता रही हूँ, तुम्हें पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे का पाठ भी पढ़ के लिखो, आगे का पाठ अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।